आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान के 21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, जिसका सीज़न 2 है। पाकिस्तान की बात होगी, आज आवाम की बात होगी, क्योंकि आवाम परेशान हाल है। गैस आती है, कब आती है पता ही नहीं कब आती है, लेकिन जाती कब है ये भी पता नहीं। आना जाना तो उसका लगा रहता है, लेकिन बिजली का बुरहान अपनी जगह है। गैस, पानी, जब जाहिर सी बात है, जब बिजली नहीं आएगी तो पानी कैसे आएगा? भाई मोटर चलेगी तो पानी आएगा। अब जब पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? तो फिर माफियाज हैं, होटल माफियाज, उनकी तो चांदनी हो जाती है। जब हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, भाई बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना है ना। हम देखते ये हैं कि आवाम परेशान हाल है, गुर्बत की इंतहा है। लेकिन आप मगरिब के बाद अगर रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसी फैमिलीज़ मिलेंगी कि दिन में तो वो दुहाई देते हुए नज़र आते हैं कि हम परेशान हैं, खाने को नहीं है, लेकिन रात को वो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट पर बैठे होते हैं कि हज़ारों रुपए का खाना खा जाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो परेशान हाल है। ये तमाम चीज़ें आज बाखबर पाकिस्तान का मौजू है। गैस, बिजली का बुरहान तो जारी और सारी है, ये कब हल होगा पता नहीं है। एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इस चीज़ पे गौर व फिक्र करनी है कि आखिर क्या होगा आने वाले वक्तों में। नई हुकूमत तो आ चुकी है, हिकमत अमली क्या होगी? पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, लेकिन कमी क्या की जाती है? अगर 15 रुपये का इजाफ़ा होता है तो 3 रुपये की कमी होती है। अगर 10 रुपये का इजाफ़ा होता है तो 2 रुपये की कमी होती है। अवाम इसमें ही खुश है। अवाम को खड़े होना है। बाखबर पाकिस्तान की टीम, हम आवाज़ है अवाम के साथ। आपके साथ है कोई भी मसला तो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारे नंबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। कोई भी मामला है आपके साथ, कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी, परेशान हाल हैं, ख़वातीन को हरासा करने की बात अगर होती है, हमारी ऐसी बहनें जो इस मुश्किल का शिकार हैं, वो नहीं अपना नाम बताना चाहती तो अपना नाम ना बताएं, लेकिन हमें वो इदारे बताएं कि जो ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो ख़ुदकुशी करने पे आमादा हैं, गुर्बत से परेशान हैं। हमें वो कॉल करें, हमसे रब्ता करें, हम बनेंगे उनकी आवाज़। बाखबर पाकिस्तान की टीम बनेगी आपकी आवाज़। हम उन इदारों से बात करके मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हल करना उन इदारों का ही काम है। नाज़रीन, बाखबर पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका है। हमारे दरमियान मुख्तलिफ़ शख्सियात होती हैं, लेकिन आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे बाखबर पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, जिन्होंने कल एक बहुत अच्छी काविश की और दरख्शां थाने के अंदर जो वाक़या पेश आया, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। मेरी मुराद है जनाब उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। इनके साथ ही मेरे मोहसिन, मेरे बड़े भाई हैं और बड़ी मोहब्बत बचपन से ही करते आए हैं, और लेकिन हम बड़े हो गए, लेकिन आज भी ये वहीं के वहीं हैं। और ये मोहब्बत है, ये प्यार है इनका कि जब भी इनसे बात करें तो इस तरह से बात करते हैं। मेरे भाई के जाने के बाद बड़े भाई की हैसियत से मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। आप सहाफ़त से भी वाबस्ता रह चुके हैं। अगर मज़हबी एतबार से बात की जाए तो भी आपका नाम सहर फहरिस्त आता है। जनाब सलमान अली, जो कि लेक्चरार हैं पॉलिटिकल साइंस के। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। बहुत मोहब्बत आपकी, आपने याद भाई, आपको क्यों याद ना करें? आपको तो रमज़ान में भी हमने याद किया, लेकिन आपके रखा। पास वक्त नहीं होता। जी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। जिम्मेदारी है आपके ऊपर, जी क्योंकि आप लेक्चरार हैं एक निजी यूनिवर्सिटी में, और कई यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर देते बिल्कुल। हैं, और आपका एक नाम है। और हमारी खुशनसीबी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ ही नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपने इनको मुलाहिज़ा किया। आप अमन कौंसल पाकिस्तान बराए बैनुल मज़ाहिब हंगी के रूह रवां ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और इदारा बराए इंसानी हकूक़ से आपका ताल्लुक़ है। जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली मुर्तज़वी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं सलमान भी आपसे ही आगाज़ करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। अभी आपने मेरी पूरी तमहीद सुनी। जी जी बिल्कुल। ये वो तमहीद है, ये वो अल्फाज हैं जो हम डेली सुनते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गैस आपके घर पे भी नहीं आ रही होगी, बिजली आपके घर पे भी नहीं आ जी रही हाँ। होगी, यहाँ तक कि मस्जिदों में, थानों में, गवर्नमेंट इदारे जो हैं, वहाँ भी बिजली की फरहमी
मुमकिन नहीं है। गैस की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, कराची में समंदर है लेकिन पानी से महरूम है हम लोग। क्या कहेंगे आप सलमान भाई? बहुत शुक्रिया अबरार कि आपने इतने हसास मौज़ूआत को आज अपना जो है वो उन्वान करार दिया है। और सबसे पहली बात यह है कि ये सारा जो उन्वानात हैं ये रिलेट करते हैं, इनका ताल्लुक़ है डेवलपमेंट के टॉपिक से। और गुज़िश्ता 70 बरसों में जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ रुबा अमल आई हैं वो सिर्फ इस बात के लिए आई हैं कि डेवलपमेंट को ब्रेक किया जाए। और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देना पसंद करूँगा कि बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। अच्छा, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्शन के ज़रिए आई है और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। इसके पीछे कॉन्स्पायरेसी क्या है? इसके पीछे कॉन्स्पायरेसी ये है कि आपके यहाँ पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन ना हो। कंटिन्यूएशन ना होने की वजह से पॉलिसीज़ के होता क्या है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाता है। ये जो आज आपको गैस नहीं मिल रही है, जो आज आपको पानी नहीं मिल रहा है, ये जो आज आपको बिजली की कमी का आप शिकार हैं, इसके पीछे तमाम के तमाम कॉन्स्पायरेसी ये है कि किसी गवर्नमेंट की जारी करदा पॉलिसीज़ कंटिन्यूएशन के साथ जारी ना रहें। और अगर जारी रहेंगी तो नताइज आएंगे आपके पास, नताइज आएंगे तो लोग दोबारा उन्हें मुंतखब करेंगे। आप देखें कि जहाँ पॉलिसीज़ डिसकंटिन्यू होती हैं वहीं पर डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो ये एक दफ़ा नहीं, जिन लोगों ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो, ये तमाम मसाइल उनके पैदा कर दो कंटिन्यूएशन के साथ। यानी मार्शलाई हुकूमत रही हो या डिक्टेटरशिप रही हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना ज़माना पूरा ना करने दिया गया, इसका हासिल फ़कत ये है कि आपके डेवलपमेंट का प्रोसीजर रुक जाए। अच्छा, बिजली नहीं होगी तो लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान होगा, 100% और हो रहा है। 100%। इंडस्ट्रीज़ को तो बिजली फराहम की जा रही है लेकिन उसके आस पड़ोस के जो घर हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ तो बिजली ना होने के बराबर है। इसकी वजह यह भी है कि वो कुंडा सिस्टम है वहाँ पर। लेकिन अब तो आपने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो बिजली चोरी करने की ख्वाहिशमंद लोग हुआ करते थे उनको तो मुश्किलात का सामना है। अब यार ये बुनियादी मसला नहीं है, बुनियादी मसला ये नहीं है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी किसी चीज़ के असरात अच्छे या बुरे, ठीक है ना। ये जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना कि बिजली चोरी हो रही है, बिजली को चोरी होने से कैसे बचाया जाए, ये तो उसके मुज़मिरात हैं। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये काम उन गवर्नमेंट्स का था, हुकूमती अदारों का था, पॉलिसी साज़ों का था कि वो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखते कि उन्हें पता होता कि जनाब 50 साल बाद हमारी डिमांड्स ये होंगी, रिक्वायरमेंट्स ये होंगी, नीड्स ये होंगी। ठीक है ना। तो आज ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब लोग चोरी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप सही रास्ते से उनको जो है बिजली फराहम नहीं कर रहे, या प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई कर चुके हैं आप कि वो उसको मैच नहीं कर सकते। तो वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, आमदनी लिमिटेड है, आप आमदनी को तो बढ़ा नहीं रहे, वसाइल को तो बढ़ा नहीं रहे, अपॉर्चुनिटीज़ को तो क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक है ना। और सामने वाले की दोनों जेबों में, चारों जेबों में आपने चारों हाथ पैर डाल दिए कि इसकी किसी भी जेब में कुछ पैसे मौजूद हो तो वो मैं निकाल लूँ। तो वो कैसे बचाएगा? तो इसी तरह बचाएगा कि चोरी करेगा, डाका डालेगा। ये जो आप ये कॉन्सिक्वेंसेस जो नज़र आ रहे हैं, इन पर बहस करने के बजाय किसी और चीज़ पर बहस करना चाहिए कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इंसान चोरी वही करता है जो ज़रूरतमंद होता है, ज़रूरतमंद, क्योंकि चोरी एक ऐसा लफ्ज़ है, ये वही करता है जिसे परेशानी का सामना होता है। अभी हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें कराची में, तो पहले तो टारगेट किलिंग हुआ करती थी, हमें डर लगता था कि टारगेट किलिंग हो रही है। लेकिन अब टारगेट किलिंग का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, वो हम स्ट्रीट क्राइम की तरफ आ गए। वही आपकी बात आ गई कि जिसको अपने घर के बिजली का बिल, बिजली आ नहीं रही है लेकिन उसने बिल तो देना है। अच्छा, बिल कैसे देना है ये उसे नहीं, ये के इलेक्ट्रिक वालों को नहीं पता कि वो कैसे देगा, लेकिन बिल तो देना है। जब आप बिल नहीं देंगे तो आपके घर की बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। जब बिजली नहीं मिलेगी तो घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, कि जो वेंटिलेटर पे भी होते हैं, जिनको मसनूई सांस की प्रॉब्लम होती है कि बिजली के बगैर वो नहीं रह सकते, तो उससे तो अपने माँ बाप को बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। सर, इससे बड़ा मसला खुददारी का है। ठीक है ना। एक आदमी जो वाइट कॉलर है, जो अपने किसी तरह खींचतान के माशरे में अपनी ज़िंदगी वाइट कॉलर की लाइफ गुजार रहेगा, अगर किसी दिन उसके घर के दरवाजे पर बिजली मुनक़ता करने वाले, गैस मुनक़ता करने वाले पहुंचते, उसकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डैमेज हो रही होती है। ठीक है ना। इससे बचने के लिए वो एक वक्त फाका कर रहा होता है कि यार मुझे बिल अपने टाइम पे करने। अब मतलब आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहे, आप सायों के पीछे भाग रहे हैं।
ठीक है ना, परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं, मसनूई प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के तरीक़ेकार दरियाफ्त कर रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम्स कहीं और हैं और उनका सोल्यूशन भी कहीं और है। यही वजह है कि गुर्बत का सामना करना पड़ता है हमें, और फिर जब हम गुर्बत में आ जाते हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो करना है। हमने तो अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है, हमने अपनी बहन की शादी भी करनी है, जहेज इकट्ठा करना है। आप ये देखिए नादिग्राम में भी एक छोटा सा वाक़या हुआ, डिस्को बेकरी से मैं गुलिस्तान जौहर की जानिब अगर हम सफ़र करते हैं तो बीच में ब्रिज आते हैं, वो बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं। अगर आप किसी फ्लावर ब्रिज पे चढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि खड़े होते हैं लोग। एक गुलिस्तान जौहर का वाक़या है कि वहाँ पर मैं जा रहा था तो वहाँ लोग एक इकट्ठा होकर एक शख्स को मार रहे थे। सलमान भाई, मोहम्मद अली भाई, आपको भी और उस्मान आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। उसे इतना मारा कि अधमरा हो गया था वो। मैं जब गाड़ी मैंने रोकी, मैंने जाके पूछा कि आप क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि ये एक खातून से मोबाइल छीना था, पर्स छीन रहा था। वो जो खातून थी वो खुद भी उसको रोक रही थी कि इसको ना मारो, इसको ना मारो, मैं महफूज हूँ, मैं महफूज हूँ, उसे ना मारो। मैंने पूछा, मैंने कहा बाजी आप क्यों, आपके साथ तो ये वाक़या पेश आया है, आप इसको क्यों रोक रही है? कह रही बेटा मैं इसलिए रोक रही हूँ कि ये आया है मेरे पास प्लास्टिक का खंजर लेके। वो खंजर प्लास्टिक का था। अब जब उसने मुझे प्लास्टिक का खंजर दिखाया तो मैं हंसने लग गई। तो पीछे जो लोग थे उन्होंने आके उसको मारना शुरू कर दिया। तो इससे साबित ये हुआ कि वो प्रोफेशनल नहीं था। उस्मान कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा अबरार, गैस के मुतालिक बात हो रही थी, ये कहना चाहूँगा गैस का ये आलम है, तकरीबन 1 ईयर हो गया मेरी शादी को। DHA में मैं रहता हूँ, 2 मंथ गैस आई होगी मुश्किल। DHA में? जी DHA में। DHA में भी गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही। फिर मैंने कंप्लेन की तो कोई नुमाइंदा इनका नहीं आया। फिर मैंने बाहर से एक नुमाइंदा पकड़ा, उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने मीटर खोला, मीटर के अंदर पानी था, खोला, 2 दिन आया, फिर गैस नहीं आई। 6 मंथ हो गए, मैं तकरीबन हर मंथ 2-2.5 हज़ार का सिलेंडर भरवा रहा होता हूँ DHA में। और इन्होंने बिल मुझे भेज दिया 8,000 रुपये का, तकरीबन 7-8 महीने का। अच्छा, फिर गैस आ ही नहीं रही है? अच्छा, और मज़े की बात आप ये देखें कि बिल के ऊपर इन्होंने जो इस दफ़ा बिल भेजा है उसके ऊपर क्या लिखा है, डिफॉल्टर। अच्छा, डिफॉल्टर भी कर दिया? जी। अच्छा, गैस भी नहीं दे रहे और आपको डिफॉल्टर भी कर दिया इन्होंने। ये हमारे कौम के अदारों के ये पुरसाने हालात हैं। ऐसा ही होगा, जाहिर सी बात है, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। अभी गैस बिजली की बात तो हो रही है, लेकिन अभी जून जुलाई आने वाली है, क्योंकि सलमान अली एक लेक्चरार हैं, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से इनकी काफ़ी वाबस्तगी रही है। इनके साथ जो मोहम्मद अली भाई हैं, मैं आपकी जानिब आता हूँ क्योंकि आप भी स्कॉलर हैं, आपने भी बच्चों को पढ़ाया है, तालीम से आपकी भी काफ़ी अच्छी गहरी वाबस्तगी रही है। मुझे बताइएगा कि अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई कि एक बाप रो रहा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। भाई, जब आमदनी से ज़्यादा रोटी महंगी हो जाएगी तो अपने बच्चों को तालीम वो कैसे दे सकेंगे? तालीम के हवाले से आजकल बड़ी बात हो रही है। अभी जून जुलाई की छुट्टियां होंगी तो इसकी फीस वो पहले ही ले लेंगे। आप ये देखिए कि अलमिया देखिए कि आप अगर अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो जून जुलाई की फीस आपको देनी पड़ेगी, एडवांस देनी पड़ेगी, जबकि जून जुलाई छुट्टी है, लेकिन उसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ऐसी तकरीबात होती है कि जिसके 5,000 3,000 हर हफ्ते कोई ना कोई टीका आपको लगना है। तो ये हम जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, जिनकी ब्लैक मनी है। जो सफ़ेद पोश अफराद हैं वो कैसे अपने बच्चों को तालीम दे सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो है वो बहुत बड़े मसले की तरफ जो है वो तवज्जो मबज़ूल कराई है। पहले तो मैं इस पर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो इस पर आवाज़ उठाई। तो हमारे यहाँ जो स्कूल असल में जो है, ये असल में स्कूल माफिया, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। जो हकीकतन बात है कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की जो है वो फ़िक्र की जाती है कि किस तरीके से लोगों की जेबों से जो है वो पैसा जो है वो निकाला जाए। जहाँ तक हम ये देखते हैं कि पहले जो गवर्नमेंट स्कूलों के जो पढ़े हुए लोग हैं, आज माशाल्लाह से वो बड़े बड़ी जो है वो पोस्टों पर मौजूद हैं और बहुत जो है वो एजुकेशन के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। जबकि हम आज अगर आजकल जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर हो रहा है और तमाम मामलात को हम देख रहे हैं, तो वहाँ तो सिर्फ तालीम का सिर्फ एक बोर्ड की हद तक रह गया है। जबाना अमली तौर पर जो है वो स्कूल जो है वो माफियाज़ की शक्ल इख्तियार कर गई है। और आपने जहाँ तक एक वाक़या जो है वो सुनाया कि 3 बच्चों को जो है वो सिर्फ स्कूल की फ़ीस देने पर निकाल दिया गया,
तो ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको तालीमी दहशतगर्दी का नाम दें आप इसको। अच्छा, मैं आप एक छोटी सी मिसाल दूं कि बहुत बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं जो इस वक्त जो चल रहे हैं नामवर, वो बड़ी बड़ी फ़ीसें भी ले रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बाज़ जगहों पर और बाज़ दस्तावेज़ के अंदर अपने आप को NGO लिखवाया हुआ है, और इस हवाले से बड़े बड़े हाँ, फंड ये भी ले बात रहे आप सही कह रहे हैं, हैं, ऐसा बड़े ही है। बड़े वो फंड ले रहे हैं इस हवाले से, वो बच्चों से फ़ीस अलहदा ले रहे हैं। टेक्निक अलग है। पिकनिक वो तो आप उसको तो आप नहीं रखें। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उनकी तनख्वाहें क्या, 10,000, 12,000, फिर 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई 15,000 12,000 में, क्या नाम है, उस्ताद वो होता है कि जो कि जो माशरा जितना भी तख्लीक है और हमें जितने भी जो रंग नज़र आ रहे हैं, ये उस्ताद की ही बकदर है। तो जिस टीचर की जो है वो तनख्वाह 15,000 20,000 की, दुनिया में कौन टीचर बनेगा? तो ये आप क्या कर रहे हैं, दुनिया से असातिज़ा को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ये स्कूल माफिया का एक नतीजा ये भी है। फिर उसके बाद उनकी इज्जत नफ्स को किस तरीके से मजरू किया जाता है, उनके बच्चों का नाम काट दिया जाता है, गेट बंद कर दिया जाता है, बंद बच्चे कर अंदर दिए नहीं आ जाते सकते। हैं, अगर आपके पास फीस नहीं है तो फीस बच्चों के नहीं सामने किया। जलील किया जाता है। बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर आवाज़ लगाई जाती है, भाई खड़े हो जाएं वो आपकी बच्चे फीस क्यों नहीं कि आई? जिन्होंने ऐसा फीस। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ये बताइए कि इतने बड़े बड़े हुकूक की बात करने वाले हैं, उस बच्चे की मेंटेलिटी पे क्या होता होगा? 50 बच्चों के सामने 200 बच्चों से उस क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अब जो भी आता जाता है, टीचर भी पूछता है कि भाई आप क्यों खड़े हुए हो, कोई भी हमला जाता है, जी स्कूल की फ़ीस नहीं भरी। एक आपने मेंटली तौर पर उस बच्चे को क्या कर दिया, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया आपने। हालांकि और इस पर एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने जो है वो कॉपियाँ यहाँ से लेनी है, आपने जो है वो बैज यहाँ से लेने हैं। फिर उसके बाद ये जूते जो हैं बिल्कुल कलर हो तो बस एक ही कलर के हों। फिर उसके बाद जो है ऐसी ऐसी किताबों का भी बोझ डाल दिया जाता है जो कि सारा साल पढ़ाई नहीं जाती, ताल्लुक ही नहीं, बैग उसका भर दिया ताल्लुक ही जाता नहीं है। आता। और बच्चों का आप ये बैग देखिए कि बच्चे जो है वो जब जाते हैं तो एक तो बेचारे बहुत सारी जो है वो नफसियाती जो है वो अवामिल का वैसे शिकार होते हैं, और एक बैग का बोझ जो है वो उनके ऊपर और डाल दिया जाता है। तो आपने जो है वो इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई है, तो ये स्कूल माफिया जो है ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया है। और अक्सरियत जितने भी स्कूल हैं आप इनका जो है वो निकाल के देख लें, तो ये अपने आप को इन्होंने NGO जो है वो करार दे दिया है कि हम बच्चों को जो है मुफ्त जो है वो तालीम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और बच्चों को जो है तालीमी तौर पर नहीं बल्कि नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब करने के जो है ये ज़राए बन गए हैं, सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनके माँ बाप को भी, कि भाई तालीम जो है वो किस कदर जो है वो दी जाए। फिर उसके बाद आप ये लगा लीजिए कि जी फलाना इवेंट है पिकनिक पर, अरे भाई पिकनिक हो गया, फलाना इवेंट है, ये इवेंट, क्या स्कूल वाले इतनी समर बड़ी कैंप के बड़ी नाम से पता नहीं कौन कौन से कैंप लगा कौन देते कौन हैं, से जो अल्लाह इवेंट बेहतर हैं जाने, जो बचपन में हमने नहीं सुने नहीं आज तक। सुने थे। लेकिन आज वो उसके सारे कैंप हमें नजर आ रहे होते हैं। फिर अगर बच्चे अगर जो पार्टिसिपेट ना दें, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे के नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जब बच्चा डिस्टर्ब होगा, अली भाई मैं हाँ। आपको इंटरप्ट करूंगा, कि जब बच्चा डिस्टर्ब होगा तो फिर वो क्या करेगा? उसे पता है कि मेरे बाप के हालात क्या हैं, फिर वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं खुद कुछ करूं। फिर ऐसे अच्छे लोग उसको मिल जाते हैं जो स्ट्रीट क्राइम से वाबस्ता होते हैं, फिर वो उनका जहन बनाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप पैसा चाहिए, आओ हमारे साथ। फिर वो क्या होता है? सलमान भाई, अलामा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपकी जानिब दोबारा से इसलिए आऊँगा कि आप माशाल्लाह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेक्चर, एक एक लेक्चर बड़ा महंगा है, एक एक फ़ीस, अगर पैकेजेस की बात की जाए तो यहाँ भी ऐसा है। माफिया यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़े हैं, ठीक है? आप तो खैर लेक्चरार हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, कि जैसे कि प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग, इनके कोर्स वगैरह हैं, इनके एक पूरे सब्जेक्ट होते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट कितने कितने का है? अब बात यह है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पहले हमारे सरकारी तालीमी अदारों में फ़ीस स्केजुअल बड़े नॉमिनल से हुआ करते थे, लेकिन 2 या ढाई डिकेड्स के बाद, यानी ये जो ज़माना हमारा गुज़िश्ता गुज़रा है, इसमें बहुत तेज़ी के साथ फ़ीसों में इजाफ़ा हुआ है। और यानी जिस कोर्स की फ़ीस मैंने 500 रुपये जमा करा कर एग्ज़ाम में बैठा हूँ और 5,000 रुपये फ़ीस दी, आज वो 60-60 हज़ार रुपये की फ़ीस हो चुकी है। जैसे विद इन डिकेड्स, यानी 10 सालों में 15 सालों में ये फ़ीस इस तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ी है।
सरकारी तालीमी अदारों में। प्राइवेट की तो बात ही अलग है ना, ठीक है। प्राइवेट तो बहुत हाई तो फाई हो अब एक आम पाकिस्तानी के लिए सरकारी तालीमी अदारे में उस फीस को बेयर करना मुश्किल हो गया है। मुफ्ती साहब ने एनजीओज़ का नाम लिया या उन तालीमी अदारों का नाम लिया जो एनजीओ बेस्ड अपने आप को कहलाते हैं लेकिन फीसेस ले रहे हैं, और नो डाउट कि हमारे यहाँ तालीमी अदारों में माफिया सरगर्म अमल है, और पहले ये माफिया प्राइवेट सेक्टर में थी। लेकिन आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि अब तालीमी अदारे चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, ये बतौर माफिया ही काम कर रहे हैं। अब उन्हें ये मालूम हो चुका है कि माँ बाप कुछ भी करेंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर भेजेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मौके पे अब सरकारी अदारों में भी फ़ीस ये हाल है कि जनाब लाख लाख रुपए फ़ीस चल रही है सरकारी तालीमी अदारों में, हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर को आप कहाँ रोएंगे, एनजीओज़ वालों को कहाँ आप किस कोने में ले जाके पीटेंगे, कुछ भी नहीं। सरकारी तालीमी अदारों में ये हाल है। मेडिकल कॉलेजेस की आपने बात की, उनका ज़रा 5 साल का पैकेज तो मालूम कर लें, उनका एनुअल पैकेज तो सरकारी तालीमी अदारों में, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकारी तालीमी अदारों का मालूम कर लें। तो जो बच्चा मेरिट पर अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई करता है तो उससे पूछ तो लें कि उसके पेरेंट्स उसकी सरकारी तालीमी अदारे की फीस बेयर कर सकते हैं नहीं। जबकि आज से 2-2.5 डिकेड्स पहले यानी 20-25 साल पहले इन्हीं सरकारी तालीमी अदारों में फीस इतनी नॉमिनल होती थी कि अगर कोई बच्चा मेरिट पर आ रहा है तो कम से कम वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर ले। अच्छा, ये तो हुई एक बात। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो सरकारी तालीमी अदारों में अगरचे के कोर्सेज की किताबें फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं, आपने देखा होगा सरकारी। लेकिन क्या है कि उन सरकारी तालीमी अदारों में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि आपने सियासी भर्तियों के नतीजे में उन तालीमी अदारों का इतना बेड़ा गर्क कर दिया। यानी मुफ्ती साहब इससे और हमारे दीगर जो रुफ़का हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे और सरकारी तालीमी अदारों में सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिशें की जाती थी कि यार सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों को एडमिशन मिल जाए, इसलिए कि वहाँ का टीचर क्वालिफाइड होता था, पीटीसी और टीटीसी वगैरह के कोर्सेज करके आता था। सरकारी इमारत बहुत अच्छी होती थी, खुली हवादार कमरे होते हैं और फैसिलिटेशन मौजूद है, फीसेस बहुत कम है, मयार बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपने सियासी भर्तियों के नतीजे में उन इसके बावजूद कि फ्री कोर्सेज आप दे रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए वालिदैन भेज नहीं रहे। अगर लड़कियों को भेज भी देते हैं तो लड़कों को कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाओ, कुछ पढ़ना है, ये हमारा फ्यूचर है, उसे सरकारी तालीम अदारे में भेज के ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये एक अलमिया है, ठीक है ना। चूंकि वहाँ का जो प्रिंसिपल या टीचर या जिम्मेदार आया है वो सरकारी सतह पर भर्ती होकर आया है, वो मोटिवेशन क्रिएट नहीं कर रहा, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि इलाके के लोगों के साथ जाके बात करे कि जनाब अपने बच्चों को इस सरकारी तालीमी अदारे में भेजें, हम पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा क्योंकि वो तो सरकारी सिफारिश के तौर पर भर्ती हो गया है, सियासी रिश्वत के तौर पर भर्ती हो गया है, ठीक है ना। तो वो पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों ले रहा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, उससे तो वैसे ही पास हो जाना है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमारी जो हजरत ने जो फरमाया बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। यानी कि जहाँ तक पहले के दौर पर अगर हम जायज़ा लें तो उसमें यानी कि 2-2.5 पहले चले जाएं तो यानी कि अक्सरियत जो थी वो सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अक्सरियत है वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर। अच्छा, सरकारी स्कूलों के एतबार से भी एक बात बोलूँ, कभी आप प्रोग्राम कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट कराऊंगा वहाँ का। किसी गांव घोड़ या अंदरून सिंध जाने का ज़रूरत नहीं है, पोस्ट जो इलाके हैं वहाँ के सरकारी स्कूलों का मैं आपको जो है जाके वो करवाऊँ। एक और बात मैं आपको बताऊँ, जामे जो कराची यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ वहाँ उसने बड़े बड़े जो है वो यानी कि साइंसदान और दीगर लोग पैदा नहीं किए, बड़े बड़े उलमा ने भी वहाँ से पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहाँ का आपको हाल बताऊँ मैं आपको कि हुकूमत यदम कि वहाँ पर जो सीटें फराहम की जा रही हैं, वहाँ जो डाइसें जो फराहम की जा रही हैं वो प्राइवेट इदारे दे रहे हैं। यानी कि आपका सरकारी इदारा चंदे से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मदारिस को तो जो है वो ताने देते थे, लेकिन आपकी ये जो कि भी चंदे के, लेकिन आपकी जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी को उर्दू यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कि वहाँ की हालत देख के प्राइवेट इदारे आपको फर्नीचर देकर जा रहे हैं, तो ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। और प्राइवेट पाकिस्तान के अंदर एक हजरत ने जैसे बड़ी अच्छी फरमाई थी कि एक पॉलिसी का तसलसल होता है। जब गवर्नमेंट चलने लगती है, असल में हम जो है अपनी ज़ात के ग़ुलाम हैं, स्वीपर से लेकर प्रेसिडेंट तक। सिर्फ एक बंदे को मैं ये नहीं बोलूँगा, ना किसी पार्टी को या किसी फ़र्द को, स्वीपर से लेकर प्रेसिडेंट तक हम सब अपनी ज़ात के जो है वो ग़ुलाम हैं। जो पॉलिसीज़ जो बनाई गई थी, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक इलेक्शन जो है वो जीत गई पार्टी,
अब दूसरी जो है वो कह रही है कि मुझे इसको बस इसको गिराना है, चाहे वो अच्छा ही काम क्यों ना करे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक लीडर को पसंद करता हूँ तो अब पसंद का मेयार भी बदल गया है हमारे यहाँ। मैं अगर अली अबरार को पसंद करता तो उसकी नाजायज़ बात भी मेरे को जायज़ करनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा पसंद का मेयार ये हो गया। ऐसा ही है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी मैं इसको पसंद तो करता हूँ लेकिन ये इसने बात जो कही है ये गलत कही है, तो फिर उसके बाद वफादारी और गद्दारी के जो है वो सैंपल्स शुरू हो जाते हैं, सर्टिफिकेट्स बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स जो है वो बाकायदा तौर पे। तो ये असल में जो एक पॉलिसी का जो एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया, तो उसमें एक बड़ी वजह जो है वो खुद गर्जी के जो अवामिल थे तो वो थे। अभी आप देखें जी, पहले एक हुकूमत बनी, उसके खिलाफ जो है वो दूसरी जो है वो निकल कर अब अभी भी जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि जी भाई इस हुकूमत को ये जरूर गिरा देंगे। हालांकि जो पॉलिसीज़ का जो एक पॉलिसीज़ जो क्रिएट की जाती है उसको जो है वो चलने नहीं दिया। हालांकि हदीस के अंदर भी ये बात मौजूद है कि अगर कोई हुकूमत मिसाल के तौर पर आ गई, अगरचे वो नाजायज़ी तरीके से आ गई है, लेकिन आप उसको जो है वो चलने दें, उससे क्या होता है पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो चलता है। फिर उसका जो नतीजा क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि टीवी पे देखते हैं और हम जो है बड़े खुश हो जाते हैं फलानी हुकूमत गिर गई ये, लेकिन जब उस पॉलिसीज़ जब वो टूटती हैं और जब उसके मुज़मरात जब मुझ तक पहुँचते हैं, चाहे वो स्कूलों की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो मेरी गली के अंदर गंदगी की शक्ल में हो, चाहे वो बिजली के अदम मौजूदगी की सूरत में हो या गैस के अदम मौजूदगी की सूरत में हो, फिर जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं उस वक़्त जबकि ये मामला हो रहे थे उस वक़्त तो मैं मुतमईन था, काश के आम आदमी जो है इस लेवल पर जो है वो सोचना शुरू कर दे कि ये जो अवामिल हैं, अगर आप मुल्क पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हम सब का है, ये किसी का भी नहीं है कि कोई ये बोले कि कोई इदारा ये बोले कि मेरा है या कोई ये बोले, नहीं, ये हम सब का पाकिस्तान है। हमारा क्या होता है, हम थोड़ा सा मायूस होते हैं, हम बोलते हैं यार ये पाकिस्तान ही तबाह हो जाए, कोई बुरी बात है। ये पाकिस्तान हर उस आदमी की मिल्कियत है, ये आपकी मिल्कियत है, ये किसी की नहीं है। आपने मायूस होना है, आप इसके लिए जो है वो निकले इसको सही करने के लिए। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, मैं आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊं, और बड़ा अहम टॉपिक था नाज़रीन कराम कि स्कूल हर बंदा चाहता है पढ़ना, क्योंकि तालीम हर बच्चे के लिए लाजिम है, लेकिन तालीम जब हमारी पहुंच से दूर हो जाएगी तो फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होगा। क्योंकि नौजवान बच्चे, आप जाके देखिए, हाई कोर्ट के अंदर देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें, सिटी कोर्ट के अंदर देखें, कौन है जिनकी यही है बच्चे, दाढ़ियाँ नहीं आई अभी उनकी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए, मैं आइंदा भी आपको मदद करता रहूँगा। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। तालीम की बात आपने सुनी, बिजली गैस पानी की बात आपने सुनी, लेकिन एक मसला कराची में और भी है, और वो है स्ट्रीट क्राइम का। अलग अलग लोग, पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले लोग, लेकिन कराची एक ऐसा शहर है, ये दिल है पाकिस्तान का, यहाँ हर बंदा आके बसता है, लेकिन दूर दराज से आए हुए लोग कराची की आवाम को क्या परेशानियां दे रहे हैं कि अगर आप एटीएम जाएंगे, पैसे तो आप निकलवा लेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद आपके साथ क्या होगा नहीं पता। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आइस, जो कि एक नशावर चीज़ है, जिसे मुझे तो इसका नाम भी पूरा नहीं आता, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से है, मैं इसकी निशानदेही करवाना बेहतर समझूंगा। गुलिस्तान जौहर की अगर बात की जाए, ये वो एक इलाका है कि जहाँ पर वारदातें मंजर यहाँ पर आती हैं। स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए, नशावर चीज़ों की बात की जाए, गुटखे की बात की जाए, ड्रग्स माफिया की बात की जाए, तो वहाँ पर बहुत कसीर तादाद है ऐसे लोगों की। निदा शेख ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि नुमाइंदा है बाखबर पाकिस्तान की। निदा की तरफ जानते हैं। निदा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। कल भी आपने रक्षा थाने में जाके बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया। बाखबर पाकिस्तान की टीम को ये शर्फ हासिल है कि ये आवाम की आवाज़ बने हुए हैं,
और आवाम से मैं मुल्तमिस हूँ कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी मसले में आप मुब्तला हैं, तो आप बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, इदारों से बात करेंगे। अगर आप लीगल हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। निदा, क्या कहती हैं आप गुलिस्तान जौहर के हवाले से? गुलिस्तान जौहर आपको बताए, एक गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक ऐसा एरिया था जहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा थी। इवन अगर आप लेके जाएं ड्रग्स माफिया की तरफ और गुटखा माफिया, हाँ गुटखा माफिया, तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ही कसीर तादाद में ऐसे लोग मौजूद थे। मगर अभी जो रिसेंटली वहाँ पे SHO आए मरवत साहब, इरफान मरवत उनका नाम है, तो उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है और अब मतलब वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम के अंदर बहुत कमी देखने को मिल रहा है। मुमताज़ मरवत हाँ, जो कि मुमताज़ SHO हैं गुलिस्तान जौहर के, ये जब साइड सुपर हाईवे पे थे तो वहाँ पर भी इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर खासा काबू रखा हुआ था। लेकिन गुलिस्तान जौहर की आवाम आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यकीनन सी बात है कि आप जहाँ आप दबंग ऑफिसर हैं, आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। आपने गुलिस्तान जौहर को एक मखसूस एरिया को आपने बड़ी मोहब्बतों से, अपनी मेहनत से आपने कुछ हद तक आपने इसको कवर किया है। एक लाइव कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी लाइन ड्रॉप हो गई। गुलिस्तान जौहर के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का वाकया रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते थे, काफ़ी हद तक कमी आई है और मज़ीद कमी आएगी। जी निदा। अच्छा, अभी यहाँ पे बात भी हो रही थी तालीम के ऊपर भी, तो अगर आप तालीमी इदारों में भी जाए ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हालिया कुछ शोज़ वगैरह भी हुए थे, काफ़ी बल्कि ऐसे शोज़ हुए थे जिसके अंदर ये पता चला था कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो नशे की लत के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। तो वो उसका रीज़न क्या, हमें जड़ ढूंढनी चाहिए ना कि वो जड़ क्या है। हम पकड़ धकड़ तो करते हैं मगर हम उसकी जड़ नहीं ढूंढ रहे कि ये क्यों पैदा हो रही है चीज़। सलमान अली की जानिब जाएंगे। सलमान भाई, मुझे बताइएगा कि जैसे कि निदा ने बड़ी अच्छी आवाज़ उठाई कि एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुश्ताक, आवाज़ आपकी पहुँच नहीं पा रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कराची से कर रहे हैं भाई। आप जो लोग गैस बिजली पानी के बिलों का बता रहे हैं या वो करे, तो इनके बिल कितने आ रहे हैं ये तो आप देखें। बिल्कुल आप सही कह रहे बिलों हैं। का आपके ये बिजली जिनकी पानी गैस तनख्वाहें आता नहीं 20,000 और बिल आते हैं। 22,000 है, वो 8,000 का बिल भेज रहे हैं, 7,000 का बिल गैस का भेज रहे हैं, ना गैस आ रही है और इनके बिल इतने आ रहे हैं। आप बिल्कुल। इसके मसले हल करवाए ना कुछ। हमारी हुकूमत में तो हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया हम लोगों का। बाजी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। कराची वाले ही रो रहे हैं अभी तो फिलहाल। आप गुलिस्तान जौहर से बात कर रही हैं कराची? नहीं इधर से कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह आपकी बात क्या को हम रखेंगे उन इदारों के सामने कि फैमिलीज देखें। सलमान भी देखें, हमारी बहन कितनी परेशान है कि गैस आ नहीं रही। लेकिन वही उस्मान वाली बात कि गैस का बिल 7,000 रुपये का आ गया। हम आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। हम उन इदारों से बात करेंगे, आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाखबर पाकिस्तान की टीम का ये खासा रहा है कि आवाम की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। लाइव कॉल कीजिए। हम इदारों को बताना चाहते हैं कि आवाम आपसे कितनी नाखुश हैं। निदा ने बात की कि नशे की लत लग गई है स्टूडेंट्स को, जवान नस्ल को, कि अगर आप देखें कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट्स, लेकिन नशे में मुब्तला है। आपके सामने कोई ऐसा वाक़या आया? क्योंकि आप लेक्चरार हैं, आप भी काफ़ी स्टूडेंट्स को देखते हैं। वैसे देखें तालीमी अदारों में ये केसेस पकड़े गए हैं ख़ास तौर पर, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, क्योंकि तालीमी अदारों की अपनी एक पॉलिसी होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की अपनी पॉलिसी है, वहाँ इवन दो के सिगरेट बेचना और सिगरेट पीना जुर्म है। जी। अगर कोई स्टूडेंट्स यानी अगर कोई स्टॉल वाला सिगरेट बेच रहा हो तो उसको सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मना करते हैं या पाबंदी है, जुर्माना उसके ऊपर होता है। और अगर कोई स्टूडेंट सिगरेट पीता हुआ पाया जाए तो गार्ड्स को ये अलाउ है कि वो उसे उठा के जो है किसी मखसूस जगह पर लॉकअप किया जा सकता है बाय लॉस। लेकिन अमूमन इस पर अमल दरामद नहीं होता और कुछ केसेस भी सामने आते हैं हमारे तालीमी अदारों में, प्राइवेट सेक्टर में भी। और आप यूँ समझिए कि जब हम बात कर रहे थे स्टार्ट में इस प्रोग्राम की, हमने कहा था कि हम जिन चीज़ों को मसाइल समझ रहे हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये मुज़मिरात हैं। प्रॉब्लम्स कई और हैं, स्ट्रेस, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये उसके
बरअक्स है। कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसके मुजमरात आते हैं। कोई शख्स स्ट्रेस में लाइफ गुजार रहा है अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की बिल्कुल वजह ऐसा ही से, है। ठीक है ना, तो वो नशे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, हमारे यहाँ पान का या छालियों का या इस चीज़ों का एक कल्चर था नॉमिनल सा, और हमारी दादियाँ नानियाँ अपने घर में पानदान रखती थी। और आपको शायद याद हो कि लखनऊ या इन दीगर इलाकों की जो सकाफत थी उसमें पान को पेश करना और पान खाना एक बहुत बड़ा एक मतलब काम समझा जाता था, और उसके पेश करने के तरीके थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ जब ये चीज़ें कारोबार की सूरत में आती हैं, माफिया का तस्करा इससे पहले मुफ्ती साहब ने भी तस्करा किया, अब वो तालीमी इदारों की माफिया हो, टैंकर माफिया हो, या ये जो कुछ भी होती है, जब ये माफिया की सूरत इख्तियार करती हैं तो इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो तालीमी इदारों में उन्हें अपने कस्टमर तलाश करने हैं, अपने गली कुचों में उन्हें कस्टमर तलाश करने हैं, उनको इससे कोई वो अपने प्रॉफिट को गेन करना चाह रहे हैं। आप प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आवाम परेशान हाल है, माएँ अपने बच्चों से दूर हो रही हैं। आप किसी भी चुरंगी पे देख लें कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कि ड्रग्स के अंदर मुब्तला हैं। नाज़रीन, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आखिरी मेरे पास 2 मिनट है। मैं सलमान भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, निदा आपका शुक्रिया अदा कि आप तशरीफ़ लाई। उस्मान, मैं चाहूँगा कि आप आखिर में बताएं कि दरख्शा थाने में जो कल वाक़या पेश आया था परसों, उसका मुख्तसर सा बताएं कि कल आप थाने गए तो वहाँ से क्या आपने हासिल किए। अबरार भाई, ये हुआ कि हम लोग यहाँ से गए, हमारी टीम गई पूरी यहाँ पे, तो वहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज थे मलिक इम्तियाज़ ड्यूटी इंचार्ज है वहाँ पर जी। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो मुखालिफ पार्टी थी उनको कॉल की उन्होंने, तो कॉल का क्या रिस्पॉन्स आया? कॉल का रिस्पॉन्स किया, उनके मैनेजर ने फ़ोन उठाया, वो इतना घबराए हुए थे कि वो अपना नाम नहीं बता रहे उनको ड्यूटी अफसर। अच्छा, पॉलर का नाम क्या था? मलाइका पॉलर जी। वो अपना नाम नहीं बता रहे, घबरा गए, कह रहे हैं मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैडम को। अच्छा, मैडम भी मंजर हमसे गायब हो गई और मैडम फ़ोन पे आई नहीं। तो आज इंशाल्लाह ताला हम दोबारा जाएंगे इसको। आपकी माशा से डीआईजी साहब से बात हुई और एसएसपी साहब से बात हुई। डीआईजी असद रज़ा ने आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो कि डीआईजी हैं असद रज़ा और एसएसपी साजिद सदोज़ई के, जिन्होंने बहुत बहुत कोऑपरेट किया। आपकी बात क्या बात हुई आपकी? बिल्कुल, हमारे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इवन जब मैंने उन्हें कॉल की, उन्हें बताया कि इस तरीके से ख़वातीन हैं, उनको हरासा किया गया है एक सैलून के अंदर, तो हम आपका ताउन चाहते हैं। तो उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया उसके अंदर। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाइए, आपको जिस हिसाब से हमारा ताउन चाहिए हम लोग साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, उन्होंने पूरा इंसाफ दिलाने की ठान ली है। और एसएसपी साउथ और डीआईजी साउथ असद रज़ा और साजिद सदोज़ई का मैं शुक्रगुजार कि जिन्होंने बाखबर पाकिस्तान की टीम का साथ दिया। हम आवाज़ हुए नाज़रीन, कल एक नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पर दोबारा आपके सामने पेश खिदमत होंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।